गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट की करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी में आज हम आपको दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स बता रहे हैं। इसमें कुछ खास हम एक पहले नोटिस के रूप में एक बात से सूचित करना या अवगत कराना आपको चाहते हैं। इसमें कुछ अधिनियम हमने वो भी ले लिए हैं जो पहले इससे आए हैं, पहले के सत्रों में, मानसून सत्र कहें या हम कहें बजट सत्र में, और बाकी सभी शीतकालीन सत्र के इसमें अधिनियम है। तो यहाँ से आपको अधिनियम की जितनी पॉलिटी की करंट अफेयर्स है 2021 की वो कवर हो जाएगी। इसमें हम आज 7 अधिनियम के बारे में बताएंगे। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका स्टैटिक पार्ट क्या है जो एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ की पॉलिटी की करंट अफेयर्स। जैसे पहली न्यूज इसमें है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक, ठीक, 2021। देखिए, हम इसमें समझाना ये चाहते हैं कि हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है। एक तो हमसे ये पूछा जाता अनुसूचित जनजाति शब्द के बारे में, और दूसरा हमसे ये पूछा जा सकता है ये न्यूज में क्यों है। तो पहले हम करंट पढ़ रहे हैं तो हम ये स्पष्ट कर दें कि ये न्यूज में क्यों है। तो न्यूज में ये है एक स्टेट को लेकर जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए क्यों न्यूज में है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजातियों को आर्टिकल संविधान का जो 366 क्लॉज 25 है उसमें शामिल किया गया है। तो किस आर्टिकल में शामिल किया गया है? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा है आर्टिकल 366 क्लॉज 25, ठीक है, इसमें शामिल किया गया। ये भाग 18 में है। ये भाग किसमें है? भाग 18 में है। तो अगर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस पार्ट से रिलेट करता है, तो ये भाग 18 से रिलेट करता है। अब एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो हमें अनुसूचित जनजाति शब्द से रिलेटेड है। क्या ये संविधान में शब्द है? तो हम कहेंगे कि एसटी शब्द कहीं भी संविधान में दिया नहीं गया है। तो फिर एसटी के बारे में इतना सब कैसे है? तो ये समझने वाली बात है। देखिए, अनुसूचित जनजाति को कौन निर्धारित करेगा इसकी हम प्रोसेस समझाते हैं। तो दो लोग निर्धारित कर सकते हैं कि कौन एसटी में है। एक तो राष्ट्रपति कर सकता है और दूसरा संसद अधिनियम द्वारा कर सकती है, बाय एक्ट। राष्ट्रपति किस राज्य की जातियां कौन सी हैं या लोग हैं जो अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में आएंगे वो राज्यपाल के परामर्श से करेगी। यानी राष्ट्रपति किसके परामर्श से किसी को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है? राज्यपाल के परामर्श से। बात समझ रहे हैं? और संसद जो है वो कानून बनाकर इसे घोषित कर सकती है। तो मैंने क्या क्या यहां तक स्पष्ट किया कि न्यूज में क्यों है अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजातियों को किस आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 366 क्लॉज 25। और आर्टिकल 342 के तहत कौन सी जनजाति अनुसूचित जनजाति होगी ये पावर दी गई है राष्ट्रपति को और संसद को निर्धारित करने की। राष्ट्रपति कैसे निर्धारित करता है? राज्यपाल से परामर्श लेकर। और संसद कैसे निर्धारित करती है? अधिनियम बनाकर। और क्या संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द को परिभाषित किया गया है? तो उसका उत्तर है नहीं। क्या परिभाषित किया गया है एसटी या अनुसूचित जनजाति शब्द को? तो उसका उत्तर क्या है? नहीं। इसके अलावा कोई भी फैक्ट यहां से पूछा हमसे नहीं जाता है। बात समझ में? तो इस अधिनियम में हमारे लिए इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि क्यों न्यूज में है और क्या। अब ये एक स्टेट से 4 अधिनियम रिलेटेड हैं जिसका नाम है लक्षद्वीप। इसमें हमें इसका ऑब्जेक्टिव समझना है। ऑब्जेक्टिव ही हमसे पेपर में पूछा जाएगा। और एक थोड़ा सा सिटीजन होने के नाते जानकारी के लिए वहां के जनता के कुछ आक्रोश हैं और सरकार के कुछ दावे हैं कि सरकार वो किस मोटिव से लाई है और जनता उस पर क्यों क्वेश्चनेबल है। तो संक्षेप में हम उन बातों को भी बताएंगे। जैसे पहला अधिनियम यह है करक लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण अधिनियम। तो इस अधिनियम में इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति या हम कहें भूमि को सरकार जब्त कर सकती है विकास कार्यों के लिए। क्या है? संपत्ति या भूमि जब्त। इसमें हम केवल कितना याद रखेंगे? किसी भी व्यक्ति का। तो सरकार ये कह रही है कि ये हम वहां के विकास के लिए कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लोगों को पैतृक संपत्ति से वंचित कर रहे हैं ये, और वो अपने अधिकारों के हनन के रूप में इसे देख रहे हैं। तो हमारे लिए केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है कि लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन अधिनियम में क्या है? किसी भी व्यक्ति की संपत्ति या भूमि को वहां का प्रशासक जब्त कर सकता है विकास कार्यों के लिए। जैसे एग्जाम्पल बेस सपोज करिए कि आपका वहां पर कोई घर बना हुआ है और सरकार चाह रही है कि यहां से हम रोड निकालेंगे, तो आपको कहीं दूसरी जगह पर सरकार उसका मुआवजा दे देगी पैसे भूमि खरीदने के लिए, और आपके उस घर से वो क्या कर देगी? सड़क को निकाल देगी। या अस्पताल के लिए जमीन ले सकती है, स्कूल के लिए जमीन ले सकती है। ये सब किस अधिनियम में है? लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021। ठीक।
अब दूसरे की हम बात करें तो लक्षद्वीप पंचायत अधिसूचना का मसौदा 2021, इसमें प्रोविजन ये है कि ऐसे लोग जो जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं वो स्थानीय निकाय मतलब पंचायतों के चुनाव नहीं लड़ सकते। तो यहां सरकार का तर्क है कि हम लक्षद्वीप की जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जनता का तर्क है कि वह द्वीपीय जितना बड़ा द्वीप है आकार में, उस हिसाब से वहां जनसंख्या ऑलरेडी बहुत कम है। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार वहां की जनसंख्या 65,000 है। तो ये कुछ तर्कों को लेकर आक्रोश है। तो हमें क्या समझना है कि 2 या 2 से अधिक बच्चे वाले लोग पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकते, केवल इतना इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें असामाजिक गतिविधि निवारण अधिनियम 2021, इसके तहत क्या है, सरकार ये कह रही है कि किसी भी व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए बिना सूचना के हम गिरफ्तार कर सकते हैं केवल संदेह के आधार पर। 1 वर्ष के लिए बिना सूचना के संदेह के आधार पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक अधिनियम पिछली करंट वीडियोस में पढ़ाया है, जम्मू कश्मीर, वहां पर 2 वर्ष के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है बिना सूचना के, समझे। तो इसी तरीके से यहां लक्षद्वीप में कितने के लिए, 1 वर्ष के लिए बिना सूचना के गिरफ्तार किया जा सकता है। सरकार कह रही है कि हम उन लोगों को रोकना चाहते हैं जो यहां पर असामाजिक गतिविधियां मीन्स दंगे फसाद, धर्म के आधार पर भेदभाव, इस तरीके कुछ गतिविधियां कर सकते हैं। तो लोगों का है कि ये धार्मिक आधार पर, क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है और उसको लेकर वो आरोप लगाते हैं कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। ठीक, तो अब अगले की अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप पशु संरक्षण अधिनियम, इसका प्रोविजन ये है कि यहां पर गौमांस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौमांस को, हमें पता है कि गौमांस हिंदुओं में पवित्र माना जाता है, तो इसलिए वहां की जनता का ये मतलब सरकार का दावा ये है कि हम भावनाओं को आहत ना हो इसलिए अधिनियम लेकर आए हैं। लेकिन वहां जो ईसाई और मुस्लिम रह रहे हैं वो कहते हैं ईसाई और मुस्लिम के प्रति भेदभाव किया जा रहा है। तो ये उनके तर्क हैं। तो ये 4 अधिनियम लक्षद्वीप के हैं। हमें केवल ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से याद रखना है। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन अधिनियम का है, किसी की संपत्ति या भूमि को सरकार जब्त कर सकती है, किसके लिए, विकास कार्यों के लिए। दूसरा अगर हम बात करें लक्षद्वीप पंचायत अधिसूचना मसौदा का क्या है, 2 या 2 से अधिक जिनके बच्चे हैं वो स्थानीय चुनाव में इस पंचायत के चुनाव लड़ नहीं सकते। और तीसरा अगर हम बात करें असामाजिक गतिविधि निवारण अधिनियम जो है, किसी भी व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए बिना सूचना के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वो किसी भी चीज को क्षति पहुंचा सकता है, उसको आधार बनाकर। लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन में गौ मांस को क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब जो अगली न्यूज है वो हमारी इंपॉर्टेंट है। ये अधिनियम हमेशा चर्चा में रहता है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम कब आया था, सबसे पहले यही पूछा जाता है 1967 में। क्यों आया था, नक्सलवाद को रोकने के लिए। क्यों आया था, नक्सलवाद को रोकने के लिए। और ध्यान देंगे इसमें क्या है, इसमें यह कहा जाता है, पहले तो यह समझ ले गैर कानूनी गतिविधि किन्हें माना गया है, वो हर गतिविधि जो 3 चीजों को क्षति पहुंचाए। क्या, हमारे देश की एकता। एकता आपको पता है एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है जिसमें सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग भाईचारा महसूस करते हैं, एक महसूस करते हैं। दूसरा क्या है, अखंडता। अखंडता एक भौगोलिक विचारधारा है जिसमें भारत की भूमि को किसी भी तरीके से बटे ना, इसके बारे में। और तीसरा है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब हम समझते हैं कि जिसमें आंतरिक और बाह्य विशेषाधिकारों का अभाव होता है, या आंतरिक और बाह्य हम रूप से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये 3 डायमेंशन हमारे यहाँ गए। अगर कोई व्यक्ति एकता, अखंडता और संप्रभुता को क्षति पहुंचाता है तो उसकी गतिविधि को गैर कानूनी माना जाता है। अगली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझने है कि ये सब पावर पूरी किसे दे दी गई है, केंद्र सरकार को, या हम कहें कार्यपालिका को दे दी गई। कार्यपालिका आदेश पारित करके किसी भी व्यक्ति को अपराधी इसमें घोषित कर सकती है। मतलब जो सरकार सत्ता में होती है वो सत्ताधारी सरकार इस अधिनियम का उपयोग पूर्णतः करती है, किसी भी व्यक्ति को इस अपराध में क्या कर सकती है, वो घोषित करके और उसे दंडित करा सकती है। तो हमें समझना क्या है कि कब आया था, 1967 में। दूसरा गैर कानूनी गतिविधि क्या है, और तीसरा हमने क्या बताया आपको कि केंद्र सरकार के पास पावर है। और चौथा एक प्रश्न पूछा गया कि इसमें क्या संशोधन हुआ, तो संशोधन हुआ इसमें 3 बार, 2004 में हुआ, 2008 में हुआ और 2019 में भी इसमें संशोधन हुआ। और उसके तहत बहुत मेजर प्रोविजंस किए गए थे और ये कहा गया था कि अब हम किसी व्यक्ति को भी क्या कर घोषित कर सकते हैं, आतंकवादी। ठीक, तो ये पहले संस्था को घोषित किया जाता था। तो गैर कानूनी गतिविधि जो है हमें केवल ये याद रखना है, गैर कानूनी क्या है, पावर किसके पास है, और ये इतनी चीजें हमें याद रखनी है इसमें। अब हम बात करते हैं 97th अमेंडमेंट। हमें पता है ये कब आया है, 2011 में। फिर इसमें है क्या, अगर हम कहें क्या प्रोविजन है, तो सहकारी समितियां, इसमें किसका प्रोविजन किया गया है,
किस भाग में है? भाग 9B में है, या हम कहें 9 खा में है। 2011 में जोड़ा गया। संशोधन कौन सा है? 97 है। और यह भी पूछा गया कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो मनमोहन सिंह थे। और अगर हमसे पूछे गया कि उस समय राष्ट्रपति कौन था, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति। ये सब प्रश्न इससे पूछे गए। फिर पूछा गया कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स जोड़े गए, तो आर्टिकल्स जोड़ा गया, एक 19 में संशोधन किया गया, एक 43 खा जोड़ा गया। बस समझ में। तो 43 खा में आपको पता होगा डीपीएसपी में सहकारी समितियों की बात की गई, तो ये आर्टिकल्स इसमें जोड़े गए। ठीक, तो हमारे लिए स्टैटिक पोर्शन है 97 का, जो कई बार पूछा गया मल्टीपल टाइम। अब हम बताते हैं कि संशोधन अधिनियम में कुछ प्रावधान रद्द किए गए। सुप्रीम पहले क्या, सहकारी समितियों को निर्णय लेने की शक्ति केंद्र सरकार के पास थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारें करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश जारी किया है कि वास्तविक रूप में उन पर निर्णय लेने की भी शक्ति किसे दे दी जाएगी? राज्य सरकार को दे दी जाएगी। बस इतना प्रोविजन है। हमसे संभावित है स्टैटिक पोर्शन से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक, तो हमने यहां तक आपको ये अधिनियम समझाए हैं कि संविधान, अनुसूचित जनजाति क्या, लक्षद्वीप और के 4 अधिनियम, गैर कानूनी अधिनियम और 97 अधिनियम। तो दिसंबर माह में इतने यहां तक है करंट अफेयर्स में। मैंने आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की करंट अफेयर्स बताई। अगर आप इसमें कोई रिफॉर्म चाहते हैं, कुछ नया इनिशिएटिव चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में सलाह दे सकते हैं कि इस अप्रोच से, और तो हम उस पर पूर्णतः प्रयास करेंगे। हमारे हिसाब से हम टॉपिक वाइज आपको करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज की क्लास में इतना है।